गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। और अभी जो क्लास है वो एंशियंट हिस्ट्री का जो पिछला क्लास मौर्यन जो पढ़ा रहे थे, जहां पर खत्म हुआ था, आज वहीं से शुरू करेंगे। और खासकर जो बच्चे यहाँ हैं और जो ऑनलाइन हैं और जो ऑनलाइन नहीं भी है, यदि चाहते हैं हमारे वीडियो को देखना, तो वो अभियान आईएएस सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्य पीरियड। अभी तक मैंने पढ़ाया है मौर्य पीरियड के प्रारंभिक शासकों के विषय में। नहीं, कहां तक पढ़े थे आप लोग पिछला क्लास में? अरे, आप लोग कॉपी भी छोड़ दिए। ठीक है, मुझे याद है कहां से शुरू करना है। अशोक के अभिलेख पढ़ा रहे थे। नहीं, लास्ट पीरियड में लास्ट जो क्लास हुआ था वो अशोक के अभिलेख पर हम लोग उसको समाप्त किए थे। वहीं से शुरू कीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको लिखिए। ठीक है, जैसे लिखिए, अशोक के शिलालेखों में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे जैसे अशोक के शिलालेखों में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिससे हमें अशोक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पता चलती है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिए मस्की अभिलेख। मस्की अभिलेख मस्की अभिलेख ठीक है, लिखिए, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मस्की अभिलेख, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। ठीक है, अगला लिखो भाब्रू या वैराट अभिलेख। हाँ, भाब्रू या वैराट अभिलेख। इसमें अशोक ने स्वयं को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया है। देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, और
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख किया है। आगे लिखिए, अशोक के अभिलेख मस्की, गुज्जरा, नेटूर और उद्गोलम में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मस्की, गुजरा, नेटूर और उद्गोलम के अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं अशोक का धम्म। हाँ, हाँ हाँ, उसी का है, पता चलता है ना। उसमें मगध के शासक भाब्रू जो शिलालेख है उसमें लिखा गया है कि मगध का शासक जो अशोक है उसने स्वयं को देवा नाम प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया है। वो अशोक का राज्यादेश है। ठीक है, राज्य आदेश। और राज्य आदेश जारी करने के बाद नीचे उसने देवा नाम प्रियदर्शी कहा, यानी देवताओं का प्रिय। ठीक है, अशोक का मानना था कि उसे देवताओं का विशेष अनुग्रह प्राप्त है। ठीक है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, हाँ हाँ, वो उससे प्रूफ था कि ये अशोक ही लिख रहा है। ठीक है, इस बात, उस अभिलेख में इस बात का साक्ष्य है कि ये अभिलेख अशोक का ही है। बस उसने स्वयं को देवा नाम प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया है। ठीक है, क्योंकि आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं, पहले भी मैंने बताया था, इस इतिहास की विषय में जानकारी आधुनिक काल ब्रिटिश पीरियड में ही हुआ है। और ब्रिटिश पीरियड में ही इस पर अन्वेषण किया गया है, खोज किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा, विभिन्न शिलालेखों के पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा, और उस साक्ष्य के आधार पर यह इतिहास लिखा गया है। ठीक है,
क्योंकि ठीक है, और कुछ। अब आते हैं अशोक का धम। अशोक का धम, तो धम शब्द सुने हैं आप लोग? क्या होता है धम? देखिए देखिए, अशोक के समय आम बोलचाल की भाषा क्या थी? पढ़ा है ना आपको? प्राकृत। और संस्कृत में धर्म शब्द, धर्म क्या है? संस्कृत का शब्द। और प्राकृत में धर्म को क्या कहते हैं? धम। लिखिए, लिखिए धम शब्द धम शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। धम क्या है? संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतर है। यानी धम जो वर्ड है, लिखिएगा नहीं, धम जो वर्ड है वो प्राकृत वर्ड है नहीं, लेकिन संस्कृत में यदि हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? धर्म। तो धर्म का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ धर्म का क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। पूजा पाठ ईश्वर की स्तुति नहीं, धारण। क्या धारण करना? कर्तव्य। ठीक है, मानव का जो श्रेष्ठ कर्तव्य है उसी को धारण करना, और मानव के श्रेष्ठ कर्तव्यों को भी धर्म कहा गया। ठीक है, तो लिखिए आगे कि अशोक ने, पॉइंट वाइज लिखिएगा, अशोक ने अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धम की व्याख्या की है। क्या की है? धम की व्याख्या की है। लिखिए, इन अभिलेखों में धम की व्याख्या इस प्रकार की गई है। जैसे धर्म है साधुता, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, धर्म है साधुता, धम है साधुता। हाँ, धम है। अब व्याख्या क्या है ये देखिए, तो व्याख्या में पहला जो सेंटेंस है वो है, उसमें कहा गया है कि धम है साधुता। लिखे, धम है साधुता। उसके बाद लिखिए, धम है बहुत से कल्याणकारी कार्य करना। बहुत से कल्याणकारी कार्य करना।
ठीक है। धम है मृदुता, मृदुता, मृदुता समझते हैं? वाणी की सौम्यता, व्यवहार की सौम्यता, ठीक है। धम है मृदुता। आगे लिखिए, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता। हाँ, आप पॉइंट में लिखिए, डैश दे दे के 1 2 नहीं दीजिएगा, डैश दे देकर उसको लिखिए। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है। फिर लिखिए दान दया, धम है दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, कौमा, धम है दान दया सुचिता, कौमा, ठीक है। आगे लिखिए, सुचिता, दान दया और सुचिता, सुचिता मतलब सन्मार्ग, सच्चा मार्ग, ठीक है। सुचिता मतलब हुआ कि वो क्या कहते हैं, जो इंसान ईमानदारी पूर्वक जो जीवन व्यतीत करता है, ठीक है, उसको सुचिता। आगे लिखिए, कौमा, प्राणियों का वध न करना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर का व्यवहार करना, कौमा, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार, ठीक है। आगे लिखिए, इसमें कहा गया है कि, इसमें कहा गया है कि निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, ये पाप के लक्षण है। इसी में धम्म की व्याख्या में करते हुए कहा गया है कि इंसान को निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, इन सब बातों से बचना चाहिए, और ये पाप के लक्षण है और धम्म की प्रगति में बाधक है, ठीक है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट या अगला पैरा में लिखिए कि अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में कहा है कि
कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की उन्नति की भी कामना करनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इस प्रकार अशोक का धम्म वास्तव में सर्वसाधारण का धर्म था, सर्वसाधारण का धर्म था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया गया है। अच्छी बातों का, सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया गया है। और अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए कि अशोक के धम्म में जिन सिद्धांतों, अशोक के धम्म में जिन सिद्धांतों एवं गुणों का उल्लेख किया गया है, वह बौद्ध धर्म ग्रंथ दीघ निकाय के, हाँ, दीघ निकाय के सिंगलोवाद सूत्र सिंगलोवाद सूत्र से लिया गया है। सूत्र, सूत्र अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं। अभी आपको हम पढ़ा रहे थे अशोक का धम्म, ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या जानकारी मिली? अभी जो मैंने अशोक का धम्म आपको पढ़ाया, तो उससे जो कंटेंट अभी मैंने आपको लिखाया, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? तो सबसे पहली बात कि अशोक का धम्म के विषय में जानकारी का स्रोत अशोक के अभिलेख है।
विशेषकर दूसरा और सातवां स्तंभ लेख नहीं, दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की। ठीक है, यानी अशोक का धम्म क्या है, इस बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? दूसरे और सातवें स्तंभ लेख। और जब हम दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में अशोक के धम्म की व्याख्या को देखते हैं तो उसमें बहुत सी बातें कही गई। धम्म है साधुता, मित्रों, गुरुजनों, बड़ों का आदर करना, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड से दूर रहना, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहना, नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करना, अपने धर्म के कल्याण की कामना करते हुए दूसरे धर्मों के कल्याण की भी कामना करना। जब इस तरह की बातों को आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? हमारे मन में ये विचार आता है कि अशोक ने धम्म का जब प्रतिपादन किया था तो ये एक बात, पहली बात जो है उसकी ओर इशारा करता है। पहला, ऐसा एहसास होता है कि अशोक के समय के सामाजिक व्यवस्था में निश्चित रूप से असंतुलन था। नहीं, अर्थात उस समय समाज में अनेक नए नए धर्मों का आविर्भाव या उदय हुआ था। परिणाम स्वरूप ये वास्तविकता है कि जब सोसाइटी में कुछ भी नया होता है, आता है, तो उसका पुराने के साथ संघर्ष होता है। नहीं, यानी पहले से स्थापित धर्मों के साथ संतुलन स्थापित करने में दिक्कत हो रही थी। नहीं, परिणाम स्वरूप समाज में कटुता, ईर्ष्या, द्वेष का वातावरण बन रहा होगा और एक राजा के लिए सामाजिक संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी था। होता है, नहीं होता है? आज भी है कि नहीं है? है कि नहीं? आज भी आप सुनते हैं ना, पेपर मीडिया में जरा सा भी सरकार का कुछ इस तरह का कार्य होता है तो लोग बोलते हैं कि धार्मिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। नहीं बोला जाता है? बार बार मंदिर की बात बोलना, बार बार इस तरह के धार्मिक बातों को बोलना, क्या नहीं लगता है कि धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है और इससे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित होने का खतरा है? नहीं, क्योंकि सामाजिक समरसता जब तक जिस सोसाइटी में नहीं रहेगी वो सोसाइटी विकास के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो अशोक ने भी महसूस किया कि प्रचलित धर्मों और नव उदित धर्मों के बीच असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है या है, क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। नहीं, और इतने विशाल साम्राज्य को केवल और केवल सैन्य ताकत के दम पर एकजुट रखना संभव है? आज भी है संभव, जब तक कि सामाजिक समरसता कायम न हो। तो उसने सोचा कि सैन्य बल के द्वारा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना ये तात्कालिक उपाय कुछ समय के लिए, क्यों ना हम एक ऐसे उपाय के विषय में सोचें जो एक लंबे समय तक समाज में संतुलन स्थापित करे। और समाज में संतुलन स्थापित होने के लिए जरूरी है कि प्रजा के नैतिक विचार, प्रजा का नैतिक कल्याण, उसका बौद्धिक कल्याण हो। और उसने अपने राज्य आदेशों, अभिलेखों के माध्यम से इस तरह के बातों को प्रजा के सामने रखा कि आप लोग आराम से रहिए, खुशहाल रहिए, और आपकी खुशहाली तभी है स्थिर रहेगी जब दूसरे खुशहाल रहे। आपको अपने अपने धर्मों को मानने की पूरी आजादी है, लेकिन आप अपनी इस आजादी के साथ साथ दूसरों की आजादी की भी चिंता करें। अर्थात सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, सब एक दूसरे के सब सभ्यता और संस्कृति का आदर करते हुए समाज में खुशहाली के साथ, समरसता के साथ जीवन व्यतीत करें। तो क्या इसमें धर्मनिरपेक्षता का तत्व आपको नहीं दिखाई पड़ता है? सेकुलरिज्म तो एक आधुनिक वर्ड है ना जी, लेकिन यदि हम अशोक के धम्म को सुनेंगे, अशोक के धम्म को पढ़ेंगे, तो क्या इसमें सेकुलरिस्ट अप्रोच है कि नहीं है? है?
नहीं है। सेकुलरिज्म क्या कहता है कि राज की नजरों में सभी धर्म समान हैं और राज्य सभी धर्मों की उन्नति का प्रयास करेगा। पॉलिटी में पढ़े हैं ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है, यही कहता है ना। और इस बात को आज से 2000 साल पहले अशोक ने कहा कि राज्य सभी धर्मों के कल्याण की कामना करते हुए राज्य व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण, व्यक्तिगत धर्म की का भी सम्मान करता है और सामूहिक धर्म, और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इस तरह से आचरण करे कि किसी के धार्मिक विचारों को कोई ठेस उत्पन्न न हो, क्योंकि किसी के धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचाकर आप अपने धर्म का कल्याण नहीं कर सकते हैं। यही बात है ना। तो सेकुलरिज्म के धर्मनिरपेक्षता जो आधुनिक शब्द है, इस बात को बहुत पहले अशोक ने कह दिया अपने धम्म के माध्यम से। पहला। दूसरा चीज, अशोक ने इतिहास का पहला राजा था जिसने अपने प्रजा के नैतिक कल्याण की बात कही। क्या यह नैतिकता नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़े हैं ना, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में इन सब बातों का उल्लेख है कि नहीं है? आप इनसे जोड़िए तो, है कि नहीं है? तो मूल कर्तव्य क्या है? जनता के नैतिक आचरण को एक तरह से ऊंचा बनाने के लिए राज्य द्वारा दिया गया निर्देश ही है ना जी, संविधान में शामिल किया गया निर्देश। तो अशोक को धम्म को आप उस रूप में भी देख सकते हैं। अशोक का धम्म क्या है? तो यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि अशोक का धर्म वास्तव में कोई विशिष्ट धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। यह आम प्रजा को संबोधित किया गया प्रजा के नैतिक कल्याण नहीं और सर्वधर्म संभाव, ठीक है, की भावना से प्रेरित एक नैतिक आदेश था नहीं। और अशोक ऐसी कामना करता था कि उसकी प्रजा इन नैतिक आदेशों पर का आचरण करेगी और समाज में समरसता कायम होगा, सर्वधर्म संभाव की भावना मजबूत होगी नहीं। ये अशोक का इसके राजनीतिक उद्देश्य भी थे, क्योंकि अशोक जानता था कि जब उसकी प्रजा इस तरह के आचरण पर गौर करेगी, ऐसा व्यवहार करेगी, तो उस समय शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी और लंबे समय तक साम्राज्य में शांति स्थापित रहेगी, ठीक है। और एक नई सांस्कृतिक जीवन का विकास होगा जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग आपस में पूरी समरसता के साथ जीवन व्यतीत करें। ये आज भी हमारे सोसाइटी की मांग है कि नहीं है? है ना। तो सोचिए, आज से हजारों साल पहले एक शासक ने किस तरह के आदर्श रखे, ठीक है, प्रजा के लिए और राजा के लिए भी। आप अशोक के अभिलेखों में प्रमुख बातों को पहले भी मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो अशोक ने अपने एक अभिलेख में कहा है ना कि मैं जहां भी रहूं प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख, कहा है कि नहीं। और मैं कहीं भी रहूं, इवन अंतःपुर यानी अपने शयन कक्ष में भी रहूं, तो मुझे प्रजा के हर बात से अवगत कराया जाए, कहा है ना। तो राजा के प्रति यानी एक राज्य के लोक कल्याणकारी आदर्शों की झलक उसमें मिलती है कि नहीं। आज का एक वेलफेयर स्टेट है ना जी, आज इंडिया राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आज इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट कहता है ना। तो वेलफेयर स्टेट की झलक आपको वहां मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो आप ऐसे पढ़िए इतिहास को, ठीक है। आपका अप्रोच इस तरह, इतिहास क्या है या कोई भी विषय क्या है, तो अतीत के साथ वर्तमान के साथ अतीत के संबंधों को जोड़ देना, ठीक है। तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए और मेरा दावा है कि इस अप्रोच से पढ़िएगा तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अशोक के धम्म को समझ गए आप लोग। अब आइए, अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए किए गए उपाय, अर्थात अशोक ने धम्म की जो बातें कही,
तो लिखिए अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए काफी उत्साह से कार्य किया था। जैसे अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए काफी उत्साह से कार्य किया था। जैसे, और आप लोग कृपया कर अब क्लासरूम में आए। नहीं नहीं, ये आज भर ही चलेगा। अब इसके बाद, क्योंकि ये आपके लिए भी फायदे में रहेगा और हमारे लिए भी। हमारे लिए क्या, हमको खाली अगर बोलना होगा तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए काफी उत्साहपूर्ण कार्य किए। जैसे, तो पहला लिखिए कि अशोक ने के प्रथम शिलालेख में, अशोक के प्रथम शिलालेख में जीवों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जीवों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ अहिंसा को लक्ष्य मानकर युद्धों को बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे लिखिए। दूसरा उपाय कुछ महत्वपूर्ण, ऐसे तो अशोक ने, उसके बाद सुन लीजिए आप लोग। अशोक ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने लगभग धर्म के प्रचार के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन कहना मेरा यह है कि यदि आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए किस तरह के उपाय प्रयास किए गए, तो कुछ बातों को आप लिख सके। ठीक है, तो पहला कि उसके प्रथम शिलालेख से पता चलता है कि जीववध हिंसा को रोक दिया गया। अहिंसा को अपना आदर्श मानते हुए सभी प्रकार के युद्ध बंद कर दिए गए। नहीं, दूसरा लिखिए, अशोक ने यह घोषणा किया, अशोक ने यह घोषणा किया कि ऐसे सभी सामाजिक उत्सव ऐसे सभी सामाजिक उत्सव बंद कर दिए जाएंगे जिसमें सूरापान, सूरा समझते हैं ना, सूरापान, मांस भक्षण, सूरापान यानी मदिरापान, मांस भक्षण, अब इतना भी बड़ा संस्कृत का वर्ड तो नहीं है कि आप नहीं जानिएगा। नहीं, ठीक है, भक्षण माने, ठीक है, मनुष्यों एवं जानवरों का शारीरिक द्वंद्व,
शारीरिक द्वंद में देखते हैं ना, कुश्ती लड़ता है, पटका पटकी आदमियों खेलता है, मुर्गा मुर्गी लड़वाता है, सांड सांड बैल, इस सब में। हाँ, शारीरिक द्वंद होता हो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अशोक के 5वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक के 5वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक के पांचवें शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र, क्या नाम है, 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। जो प्रजा में घूम घूम कर प्रजा को धम्म के प्रजा में घूम घूम कर प्रजा को धम्म संबंधी आचरण करने के लिए प्रेरित करता था। अगला लिखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर सैकड़ों कैदियों एवं बंदियों को रिहा किया। ठीक है, और अगला लिखिए कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो ये है अशोक का धम्म क्या था, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए। बात समझ में आया? तो अभी तक मौर्य पीरियड को पढ़ते हुए आपने पहला टॉपिक पढ़ा कि मौर्य
शासन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत। दूसरा, मौर्य वंश के प्रमुख शासक एवं उनकी उपलब्धियां। अशोक के अभिलेख, अभिलेखों के प्रमुख विषय। अशोक का धम्म। नहीं, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, तो लिखिए मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, तो लिखिए पहला सेंटेंस कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में भारत के प्रशासनिक इतिहास में मौर्य प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य प्रशासन का स्थान है। लिखिए यह भारत का प्रथम, यह भारत का प्रथम केंद्रीयकृत शासन प्रणाली माना जाता है। एकदम स्पष्ट रूप से, कोई समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपने क्या लिखा? इस सेंटेंस को लिखने का मतलब ये है, मैं बता देता हूं कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का यदि आप अध्ययन कीजिएगा प्राचीन काल से आज तक, तो पहली बार मौर्य काल में ही एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका स्वरूप कैसा था, तो दूसरे लाइन में मैंने लिखाया है, यह एक केंद्रीयकृत शासन प्रणाली था। केंद्रीकृत शासन प्रणाली का मतलब कि शक्ति का स्रोत एक जगह पर केंद्रित था। और अगली लाइन लिखिए कि प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा था। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा था तथा वही समस्त शक्तियों का स्रोत था। इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या पूछ रहे हैं? प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा था और वह सभी समस्त शक्तियों का स्रोत था। इधर सुनिए, तो जब अभी मैंने बताया कि जब भी कोई बात पढ़ते हैं प्राचीन काल का, तो उसको हम वर्तमान काल से उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो उस समय का प्रशासन तो आप सुन लिए, आज का प्रशासन कैसा है? आपने कहा, पढ़ा अभी कि उस समय राजा समस्त शक्तियों का स्रोत था, यानी शक्ति एक जगह केंद्रित थी। आज है वो बात? आज हमारी प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रह के कार्य करते नहीं। लेकिन मौर्य काल में क्या था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां किसमें थी केंद्रित? अंतर दिखाई पड़ा? ठीक है,
तभी राजा ही सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश था। अरे वो थे, मेरा कहना है पावर। आज सर्वश्रेष्ठ जज भारत में कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट है ना जी, कि प्रधानमंत्री है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है ना। न्यायपालिका का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है कि नहीं है? और विधायिका यानी संसद और राज्य विधानमंडल, समझ में आया? लेकिन मौर्य काल में क्या था कि राजा ही विधायिका, राजा ही कार्यपालिका और राजा ही न्यायपालिका, यानी कि पावर एक ही व्यक्ति में। तो जब शक्ति का केंद्रीकरण, सारी शक्तियां एक व्यक्ति में जब केंद्रित होगी तो उसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नहीं, यदि आप चाहते हैं कि प्रजा का अधिकतम कल्याण हो तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। क्या हो? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। नहीं है कि नहीं? ये बात कहा गया है कि नहीं? आप लोग जानते हैं इस बात को? ये मानस कहा गया है कि लोक कल्याण अधिकतम हो, इसके लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता के स्थानीय केंद्र हों। क्योंकि स्थानीय केंद्र जब होंगे, छोटे छोटे स्थानीय केंद्र, तो अपने लिए या अपने विकास के विषय में ज्यादा अवेयरनेस होगा और ज्यादा अच्छे तरीके से गवर्नेंस कार्य करेगा। नहीं, ये माना जाता है आज के आधुनिक विचार। तो ये मौर्यों के समय था। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि राजा को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए राजा को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, आगे लिखिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लिखिए। प्रशासन के कार्यों को प्रशासन के कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटा गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र विभागों में बांटा गया था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। जो इस प्रकार है। पहला,
पुरोहित या प्रधानमंत्री? पहला पुरोहित या प्रधानमंत्री। आज मंत्री का नाम सुनते हैं ना, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर मंत्री बनते हैं ना, ये तीर्थ वही मंत्री था। ठीक है, तो उन मंत्रियों में सबसे पहला कौन था? अपर मुख्य, पुरोहित या प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जानते ही हैं, मंत्रियों में सबसे प्रमुख, और राजा का मुख्य सलाहकार। जैसे चंद्रगुप्त का सलाहकार कौन था? कौटिल्य। वो किस पद पर थे? ठीक है। दूसरा क्षमाहर्ता। क्षमाहर्ता यह था राजस्व विभाग का प्रमुख। क्षमाहर्ता कौन था? तीसरा सन्निधाता। तीसरा कौन था? तीसरा सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। चौथा सेनापति। युद्ध चौथा सेनापति, तीसरा सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, चौथा सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। सेनापति कौन था? युद्ध विभाग का मंत्री। पांचवा युवराज। राजा का उत्तराधिकारी। युवराज कौन होता था? राजा का उत्तराधिकारी। आप लोगों को दिक्कत होती है ना, तो इसलिए कृपया कर हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि क्लासरूम में आने का प्रयास कीजिए। बोलिए। अरे ये छोड़िए नहीं, युवराज लिखे नहीं। युवराज का मतलब होता है कि राजा का पुत्र। ठीक है, अब उसको क्या कहा जाता था वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, युवराज मतलब राजा का पुत्र, और युवराज क्या होता था? राजा का उत्तराधिकारी। छठा लिखिए प्रदेष्टा। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक। ठीक है, अगला कर्मांतिक। कर्मांतिक उद्योग धंधे का प्रमुख। अगला व्यवहारिक। दीवानी न्यायालय का प्रमुख या दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश।
अगला दंडपाल, सैन्य सामग्री को जुटाने वाला। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशास्ता, राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला। दौवारिक, दौवारिक, राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी। अंतर्वेशिक, अंतर्वेशिक, राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी। अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी। आट्विक, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, अगला पैराग्राफ में लिखिए कि अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख किया गया है जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष कहे जाते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में कार्य करते थे। आज विभाग का प्रमुख होता है ना जी, आज भी सुनते हैं ना, सबसे ऊपर यदि कोई विभाग है, सपोज कीजिए अभी मान लिया कि कोई विभाग का नाम, वन विभाग, तो वन विभाग में सबसे ऊपर मंत्री है ना, और मंत्री के नीचे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? जो आईएएस होता है। और वन विभाग का वो क्या नहीं, सेक्रेटरी।
समझ में आया? तो लिखिए, कुछ प्रमुख अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष, तो लिखिए यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। पन्याध्यक्ष क्या था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। दूसरा, सूराध्यक्ष। आबकारी विभाग का अध्यक्ष। आबकारी, आबकारी मतलब दारू, सुने हैं ना? आबकारी विभाग का अध्यक्ष। तीसरा, सूनाध्यक्ष। बूचर खाने का अध्यक्ष। बूचर खाना, स्लाउटर हाउस। गणिकाध्यक्ष। गणिका यानी गणिकाओं का अध्यक्ष। हाँ, वेश्या। ठीक है। मौर्य काल में वेश्याओं पर भी टैक्स लगाया जाता था। सीताध्यक्ष। राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष। खान विभाग का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष। वनों का अध्यक्ष। ठीक है। शुल्काध्यक्ष। शुल्क विभाग का अध्यक्ष। शुल्क समझते हैं ना, कर शुल्क। लोहाध्यक्ष। धातु विभाग का अध्यक्ष। अक्ष पटलाध्यक्ष। अक्ष पटलाध्यक्ष। महालेखाकार। आज कैग का नाम नहीं सुने हैं आप लोग? कैग है ना, क्या करता है? सरकारी आय और व्यय
कि जांच कैग पढ़े हो ना पॉलिटी में, वही है महालेखाकार। अगला लिखो पौतवाध्यक्ष, माप तौल का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष, ठीक है। नौवाध्यक्ष, 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 जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, और विविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। हाँ, विविताध्यक्ष मतलब चारागाह, समझते हैं ना, ठीक है। तो ये था मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में का पहला पार्ट। पहला पार्ट मतलब केंद्रीय शासन। मोबाइल से यही दिक्कत है, देखिए फोन आ रहा है। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय शासन, ठीक है। अब आते हैं प्रांतीय शासन। वेश्या, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? हाँ, अगर नहीं समझ में आए तो लिख लिया। तो ये केंद्रीय प्रशासन देखें, अब लिखिए प्रांतीय प्रशासन। अब लिखिए प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में लिखिए केंद्र प्रांतों में बटा हुआ था। केंद्र क्या था? प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, लिखिए अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे। पहला उत्तरापथ। पहला कौन था? जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ। जिसकी राजधानी थी। दूसरा दक्षिणापथ।
राजधानी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। तीसरा अवंती। राजधानी उज्जैनी। चौथा प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र। और पांचवा कलिंग। राजधानी तोसली। ठीक है, आज भी भारत को अनेक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है कि नहीं किया गया है ना। मौर्य काल में भी दिखाई पड़ता है आपको। अब आइए लिखिए, प्रांतों के प्रमुख को वायसराय कहा जाता था। प्रांतों के प्रमुख को वायसराय कहा जाता था, जो प्रांतों के प्रमुख, जो प्रांतों के सभी प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करता था। आगे लिखिए, वायसराय के पद पर अधिकांशतः राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। समझ में आया जी? फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अगला पॉइंट कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्ध स्वतंत्र प्रांत भी थे, जैसे सौराष्ट्र, स्वतंत्र प्रांत भी थे, जैसे सौराष्ट्र, ठीक है। चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त था। जबकि अशोक के समय पुष्यगुप्त जबकि अशोक के समय तुषास्प
अशोक के समय तुषास्प सौराष्ट्र का गवर्नर था। आगे लिखिए, प्रांतों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण होता था। प्रांतों पे केंद्र का पूर्ण नियंत्रण होता था। समझ में आया? सबसे बड़ा क्या था? साम्राज्य। साम्राज्य का प्रमुख राजा, राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और राज्य यानी साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विभागीय मंत्री और अधिकारियों की नियुक्ति, जिनको तीर्थ और अध्यक्ष के नाम से जानते थे। देख लिए ना। उसके बाद संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, प्रांतों के नाम आपने देखा। प्रांतों के प्रमुख को गवर्नर या कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था का या व्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण गवर्नर का होता था। ठीक है, क्या इंग्लिश वर्ड है ना, और उसके कार्य को देखते हुए हम उसको नाम नहीं दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन भी तो आधुनिक वर्ड है, कैसे उसको नाम दे रहे हैं? दे रहे हैं ना? नहीं, आप गवर्नर लिखिए। उससे सामने वाला आपके कॉपी को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि समझ रहा है बातों को, इसको वस्तु स्थिति की अच्छी जानकारी है। ठीक है, पढ़ाई का क्या फायदा हुआ कि आपका देखने का जो तरीका हो वो थोड़ा एनरिच्ड हो, नहीं ऊंचे लेवल का हो। जैसे आप कहीं किसी चीज को देखते हैं तो आपके मन में कल्पना नहीं आता है कि ये चीज मैंने अपने यहाँ भी देखा था, ये उसी तरह का है। सपोज कीजिए कि पटना के किसी चीज को आपने देखा हो, पटना में आप रह रहे हो और हैदराबाद चले जाइएगा, तो हैदराबाद सिटी में कुछ ऐसा चीज यदि आप देखिएगा तो आपको नहीं लगता कि अरे ये तो हमारे पटना में भी है, और पटना में हम उसको ये कहते हैं, वही चीज यहाँ ये कहा जाता है। आया समझ में? तो जो वहां आर्यपुत्र था वही आज का गवर्नर यानी राज्यपाल है। समझ में आया? ऐसे जोर के पढ़िएगा तब ना समझिएगा बात को। तो गवर्नर का प्रांतों के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन इसके बावजूद प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहता। तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य पर नियंत्रण है ना, और राज्य की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है? राज्यपाल। समझ में आ रहा है? यही चीज वहां है, मेरा यही कहने का मतलब। आइए, अब प्रांतों को आपने देख लिया, प्रांत से नीचे चलते हैं। ठीक है, लिखिए, मौर्यकालीन प्रांतों को कई मंडलों में विभाजित किया गया था। मौर्यकालीन प्रांतों को में विभाजित किया गया था। मंडल, उस समय का मंडल और आज का कमिश्नरी, जो आज के कमिश्नरी के समान है था, जो आज के कमिश्नरी के समान था। मंडल के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को प्रदेष्टा
या प्रादेशिक कहा जाता था। यानी मौर्य काल में कमिश्नर को क्या कहते थे? प्रादेशिक। आज का जो कमिश्नर है वो मौर्य काल में क्या कहा जाता था? प्रादेशिक। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट। मंडल को कई जिलों में विभक्त किया गया था जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। ठीक है, मंडल को किसमें विभाजित किया गया था? जिले को क्या कहा जाता था? लिखिए, आहार के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। आहार के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। तुम लोग क्या लगाए हो बैंड वगैरह? बैंड तुम्हारा बज रहा है। आहार के प्रमुख अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। तो यानी कि आज के डीएम को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? समझ में आया? लिखिए, आगे लिखिए। स्थानिक के नीचे प्रमुख राजकीय अधिकारी कहलाता था गोप। क्या कहलाता था? गोप। स्थानिक के नीचे प्रमुख राजकीय अधिकारी क्या कहलाता था? गोप। जो 10 गांवों का, गोप क्या होता था? जो 10 गांवों का प्रमुख कहलाता होता था। और अगला पॉइंट लिखो, मौर्य काल में मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। यही लगाया है क्या? ग्राम। लिखिए, गांव के प्रमुख अधिकारी को ग्रामनी कहा जाता था। गांव के प्रमुख अधिकारी को ग्रामनी कहा जाता था। बोलो जी, अब तुम लोग को मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन को समझ गए? आए, सबसे ऊपर साम्राज्य, उसके बाद प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे
आहार यानी जिला, और जिला के नीचे गोप, और गोप के नीचे गांव। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ हाँ हाँ, मुखिया। तो कुछ छूट रहा है? जो आज अगला पॉइंट लिखिए, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत जानकारी। मौर्यकालीन नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका से प्राप्त होती है। ठीक है, लिखिए, इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा किया जाता था। कितने सदस्यों के? 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा किया जाता था, जो 6 समितियों में विभाजित थी। जो 6 समितियों में विभाजित थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आ गया समझ में? छह समितियों में विभाजित थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्या हुआ जी? हैं? उसको देख के यार हम मेरी ओर देख रहे हो, क्या हुआ? ठीक है, आगे लिखिए, इन समितियों के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को संपादित किया जाता था, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को संपादित किया जाता था, जैसे पहला, शिल्प कला समिति। लिखिए,
इसका प्रमुख कार्य था नगर के सड़कों एवं भवनों का निर्माण करना। निर्माण करना, सड़कों एवं भवनों का निर्माण करना। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए घरे से, मत चलाइए, आपके पास प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है इसका। अब उसको वो सब दूसरा विदेश समिति, लिखिए इसका प्रमुख कार्य था विदेशियों के देखभाल की व्यवस्था करना, तीसरा जनसंख्या समिति, लिखिए इसका प्रमुख कार्य था जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार कराना। और बगल में ये भी लिख लो जी कि भारत में जनगणना का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में जनगणना का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मौर्य काल में ही प्राप्त दिखाई पड़ता है। चौथा, उद्योग व्यापार समिति, इसका प्रमुख कार्य उद्योग एवं व्यापार का नियंत्रण करना था। प्रमुख कार्य उद्योग एवं व्यापार का नियंत्रण करना था। ठीक है, और आगे लिखिए वस्तु निरीक्षण समिति, लिखिए इसके द्वारा बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की शुद्धता की जांच की जाती थी। शुद्धता की जांच की जाती थी। और छठा लिखिए कर निरीक्षण समिति, ठीक है, कर निरीक्षण समिति, लिखिए इसका प्रमुख कार्य था करों की सूची तैयार करना तथा कर चोरी को रोकना। इसका प्रमुख कार्य था करों की सूची यानी लिस्ट तैयार करना तथा करों की चोरी को रोकना। लिखिए मौर्य काल में
कर चोरी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। सोचिए कितना बड़ा अपराध माना जाता था कर चोरी, टैक्स इवेशन। मौर्य काल में करों की चोरी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये था मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में प्रमुख जानकारी। और आप लोगों को अभी भी इसमें कुछ टॉपिक